बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मिर साहब। बात करेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात के हवाले से कि जो अली मीर गंडापुर हैं एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। उन्होंने बयान दिया है कि जो सिविल नाफरमानी की कॉल है इमरान खान की, उस पर अमल करेंगे और जैसा कहा गया वैसा ही करेंगे। लेकिन जो अपोजिशन के इत्तेहादी माने जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी माने जाते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि जो सिविल नाफरमानी की जो कॉल है इसको फिल वक्त मौखर कर दिया जाए और बेहतर है मुज़ाकरात किए जाएं। अगर मुज़ाकरात नहीं होते कामयाब तो उसके बाद कोई तहरीक चलाई जाए। तो अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त डटी हुई है कि हमने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो शुरू करनी है। तो दूसरी जानब अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत बार बार ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है ये कभी भी पुरअमन नहीं होता और कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है वो पुरअमन नहीं होती। और इसका हवाला भी दिया गया कि जिस तरीके से अली बिन गंडापुर अब भी बातें कर रहे हैं कि अब हम इस्लामाबाद आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, तो वो सारे मामला देखें तो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन कॉल की एहतजाज की कॉल नहीं दी। तो ये सारी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब 51 साल पहले लाखों कुर्बानियों के बाद जो हासिल किया गया मुल्क था पाकिस्तान, वो दुश्मनों की साजिशों की वजह से दो लख्त हो गया। सकूत ढाका हुआ और जो मशरकी पाकिस्तान है वो अलग हो गया। पहले जो सकूत ढाका के हवाले से बात की जाए कि हमारा जो मुल्क था दो लख्त हो गया, मशरकी पाकिस्तान और ये पाकिस्तान, क्या समझते हैं, क्या मैसेज आज के दौर में देखा जाए कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, कौन सी हमारी कमजोरियां थी, कौन सी खामियां थी जिनको आज फोकस करने की ज़रूरत है ताकि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो सके? कोई लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो दिन याद है जब गालिबन 14 तारीख थी या 15 तारीख ही थी, आज का दिन ही था। 51 साल पहले रात गए इस्लामाबाद से फ़ोन आया अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब का। मुजीब शामी और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे और फ़ोन के जवाब में शामी साहब ने बिलक बिलक के रोना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि हमारी फ़ौजें जो हैं वो हथियार डाल रही हैं। उस वक्त तक ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारी फ़ौज हथियार भी डाल सकती है। सही। टागर नियाज़ी कहते थे कि दुश्मन मेरे टैंक मेरे सीने से गुजर के आएंगे। और हम लोग बहुत नियाज़ी को हाई रेट करते थे। तुम शेर हो शेरों के कसम शेर खुदा की, साहिल पे चिटागांग के तारक की निशानी, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में हमने बना रखा था और कोई तसव्वुर ही नहीं था कि ये हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो जवान मर्द थे, सिपाही जो थे, वो बड़ी बेजिगरी से अपने अपने मोर्चों पर लड़े थे। ठीक है। लेकिन महाज तो बहुत बड़ा होता है ना जी, उसकी कमान भी बहुत बड़ी होती है और वहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा था कि हम आगे जीत सकते हैं। ठीक है। दुश्मन ने जिस ज़मीन पर नैपाम बम गिराए और दुश्मन ने जिस ज़मीन पर नापाम बम गिराए, हमारे कदम न डोले हमें जरी बुला के, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, यहाँ ये तराने चल रहे थे। और आज मुझे फिर वो लम्हा भी याद है जब 16 तारीख को मैंने एक चाय खाने के से पास से गुजरते हुए, शायद पान की दुकान के पास से गुजरते हुए, ये सुना रेडियो पाकिस्तान से 5 बजे की खबरों में कि आज पाकिस्तानी फ़ौज ने के साथ एक माहदे के तहत भारतीय फ़ौजें ढाका में दाखिल हो गई हैं। किसी की समझ में खबर नहीं आई, कोई आने वाली खबर नहीं थी जी, अंदाज़ा नहीं था क्या होगा। दुनिया बदल गई। अगले दिन हमने देखा लोग सड़कों पर निकल आए हैं। उनके निकालने में हमारा भी हाथ था। एक पम्फलेट जो अंग्रेज़ी में तो एम अनवर ने तैयार किया था, लेकिन वो तो खैर पता नहीं अंग्रेज़ी में कैसा था, उर्दू में उसको मैंने ही लिखा था। ठीक है। और हमने लिख कर उसके सारे मसवदे हर चीज़ जलाकर उसको तकसीम किया था कि सारे टोले का इस्तीफ़ा चाहिए हमें याजा खान के। ठीक है। उस वक्त मार रोड का ये हाल था कि वो पम्फलेट भी तकसीम हो रहा था और लोगों का जज्बा एक ये था कि एक जीप, फौजी जीप जो वागा की तरफ जाते हुए वहीं कहीं ट्रैफिक में फंस गई थी, उस पर एक शायद सूबेदार या कुछ इसी रैंक का एक अफसर खड़ा था जिसका शायद एक बाजू कटा हुआ था और वो एक बाजू से इशारे से कह रहा था कि इस तरफ, इशारा कर रहा था हजूम को कि हम इस तरफ जाना चाह रहे हैं।
और यकीन कीजिए कि लोग रोते रोते उस जीप को चूम रहे थे। सही है। ढाका में हथियार डाल चुके थे, लेकिन 17 तारीख को लाहौर की माल रोड पे लोग इस तरह दीवानावार जा रहे थे कि उस सिपाही को कोई खतरा नहीं था जान का। उसके कदमों को अगर पहुंच पाता था जीप के तो वही उसको चूमने लगता था। और ये वही दिन था जब गवर्नर हाउस पे खड़े होकर उन्होंने गिराव कर दिया और याजा ने पूछा, ये लोग क्या मांग रहे हैं? और जनरल अतीक ने कहा, तुम्हारा सर मांग रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख बदल गई, जमहूरियत आ गई हमारे यहाँ जी। ठीक है। जनरलों ने कहा कि आ जाओ यहाँ भुट्टो साहब को जो इस इलाके से जीते हुए थे, सही है, और इक़्तिदार संभाल लो। उन्होंने इक़्तिदार संभाला, उन्होंने फौज संभाली, फिर तारीख है जिसके बाद की। मेरे साहब अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, तो किन ग्रे एरियाज हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अब हमें देखना चाहिए कि दोबारा ऐसा वाक़या ना हो? सकूत ढाका के बाद, सकूत बगदाद के बाद सकूत ढाका हमारी कम से कम शऊर में ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, इतनी बड़ी फौज इस तरह हथियार डालेगी। लेकिन फिर क्या हुआ ईस्ट पाकिस्तान में? क्या हुआ? पहले तो जिन 3 लोगों पे इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने फॉल ऑफ ढाका के जिम्मेदार बने, तीनों की अंजाम इबरतनाक हुआ, इंदिरा गांधी से लेकर शेख मुजीब तक। और तीसरा नाम वो भुट्टो का लेते हैं। मैं जरा उस नाम को धीमे लहजे में लेता हूँ। इक़्तिदार में हैं वो लोग। मुजीब की लाश पड़ी हुई चंद माह के अंदर ही। सही है। उसके बाद क्या हुआ? मार्शल लगा वहां ना, फौजी आए ना जी वहां, जनरल जियाउर रहमान, जनरल अरशाद, फिर उनकी बेगमात दोनों की वजीर आजम रही। ये था वहां का जमहूरी निज़ाम, जिसको अब हम बांग्लादेश मॉडल कहते हैं। सही है। और फिर क्या हुआ? ठीक है। फिर एक जिसको बांग्लादेश मॉडल, जो मैंने पहले कहा है, लेकिन बांग्लादेश मॉडल उसको कहा जाता है कि उसकी जगह ला के जजों के जरिए एक न्यूट्रल हुकूमत कायम करने की कोशिश की गई। और एक आमरीत के जेर असर एक हेजमैनिक हुकूमत जो है, सही है, भारतीय हेजमनी के तहत 15 साल कायम रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों को, जिनको पहले तय हो गया था, अंडरस्टैंडिंग हो गई थी दरमियान कि चल ठीक है ये आके मुल्क वैसे गुजारेंगे, सही है, वो हमारी इंटरनल लड़ाई थी, उनको फांसियों पर लटका दिया। ठीक है। मेरे साहब इंटरनल लड़ाई की बात करें तो अभी भी मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल चल रही है। अली मीन गंडापुर अता तारड़ क्या कहते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद फिर आज के क्या हालात है इसके ऊपर बात करते हैं। जी मेरे साहब, अली मीन गंडापुर अब फिर एक्शन में आ गए हैं। उनका फिर कहना है कि अब हम आएंगे इस्लामाबाद तो पुरअमन नहीं आएंगे, गोली भी चलाएंगे, अब रोकना नहीं हमें। और जो अता तारड़ साहब हैं वो भी आगे से कह रहे हैं कभी पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, सिमल नाफरमानी की बात भी हो रही है। ये क्या हालात चल रहे हैं, क्या सूरत हाल है? ये मैं तो कभी अली अमीन गंडापुर की बातों का कायल रहा नहीं, उनका स्टाइल का कायल नहीं रहा। अच्छा। आज से नहीं, उस दिन से जब वो जैतून की और किसकी बोतल के साथ पकड़े गए थे कराची आते हुए, धरने में आते हुए, वो धमकी दिखाते हैं, इतनी में हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं अब हम असला लेकर आएंगे। क्या एक सूबे का वज़ीर आला ये कह सकता है? और अगर वो कहता है और वो फाकी हुकूमत और हमारी दूसरे इदारे जो है खामोशी से इसको सुनते हैं, तो मुझे मैं किसको करार दूं? उसको करार दूं या इसको करार दूं? ठीक है, वो तो बेवकूफ़ आदमी है। ठीक है, वो जो कुछ भी कह सकता है। मेरे साहब उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे अभी 40 लोग गिरफ्तार हुए, उनकी रिहाई हो गई, रिहाई होने के बाद दोबारा गिरफ्तारी हो गई। सुन लीजिए भाई, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अच्छा, जो कहता है वज़ीर आला कहता है कि मैं असला लेकर चढ़ाई करूंगा, उसकी कोई बात नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, उसको चिमटी से पकड़कर जेल में नहीं, किसी कोठरी में डाल देना चाहिए। सही है, चूहेदान में डाल देना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या बहस करने की जरूरत है कि जो कहता है कि हमारे लोगों को पकड़ा जाता है, क्या असला लेकर आएंगे, चढ़ाई करेंगे, देखेंगे फिर हमें कौन रोकता है। अब इमरान खान पीसफुल एहतजाज की बात ना करे। ठीक है, गोया कि ये पीसफुल एहतजाज कौंसला था, खुद मान रहा है। यार खुदा का खौफ करें, आप क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ तो हमें गुंजाइश दें कि आपकी हिमायत कर सके। ठीक है, मेरे सब इसका हल क्या है? अगर अदालतों की बात करते हैं, अदालतें रिहाई देती हैं, 40 लोगों को इनको कर लेने दिया जाए, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये है कि इनको कर लेने दी जाए और जो ही ये वायलेट करें, इनको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। रियासत बैठी तमाशा क्या देख रही है? ठीक है, 9 मई का वाकया हुए, साल से ज्यादा गुजर चुका है, अब केस खोले जा रहे हैं। ठीक है, ताखीर करना, रियासत का इन मामलात में तखीर करना जो है ना, मुजरमाना फेल हुआ करता है। ठीक है, मुजरमाना फेल मैं कहता हूं रियासत का। ठीक है,
स्टेट को इस मामले में सख्त हाथ दिखाना पड़ेगा। सही है। हमारे जो हुक्मरान नामवर हुए हैं और जिनका बड़ा सिक्का चलता था, वो सख्ती के साथ ऐसे मामलों में निपटा ठीक है, करते। ठीक है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब जो थे, हमारे खलीफा दोम, औरंगजेब आलमगीर, तरकश मारा खदंगे आखिरी, हमारे कमान का आखिरी तीर जो हमने चला दिया, वो इस तरह के लल्ले तल्ले थोड़ा करते जिस तरह हमारी रियासत कर रही है। कोई बाकी ठीक है, मजाकरात होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर कोई स्टेट ज्यादती करती है तो उसका तदारक होना चाहिए। ठीक है, अगर इनकी तरफ से कोई ऐसी फायरिंग हुई है, सारा दिन कह रहे हैं कि भाई देखो आप ये लाइन क्रॉस नहीं करोगे, दफा 44 है, आपको कहते हैं कि आप यहां ना आओ, और भाई ये कह देना काफी नहीं है स्टेट का, आप कहते हैं हम आएंगे, और पहुंचो वहां डी चौक पहुंचो वहां, ये कौन सा पीसफुल एहतजाज है? ठीक है। जब स्टेट ने कह दिया आप यहाँ नहीं आएंगे, आप आते हैं, तो आप वायलेट तो खुद करते हैं। मेरे साथ मुज़ाकरात की बात चल रही है। अब मुज़ाकरात में ये है कि जो महमूद मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे, ये सिर्फ ड्रामा लग रहा है। वो जो कौन है, किसकी वजह से डिले है, क्यों नहीं मुज़ाकरात हो रहे, बात कौन रोक रहा है? किससे मुज़ाकरात किए जाए, किस मौजू में मुज़ाकरात किए जाए? वो जिसको आगे करते हैं, वो क्या नाम है उसका, हमारा असद कैसर? नहीं, वहां का बैरिस्टर गोहर असद को बलूचिस्तान का वो हमारा लीडर जो है महमूद अचकज़ई, वो कहता है कि तय कर लो कि हुकूमत जाएगी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात में तय होना चाहिए, हुकूमत हटेगी। वो गुफ्तगू करता है। ठीक है, वो बलोची गांधी का बेटा है। अच्छा, अब बात पूरी सुनिए। उस वक्त पख्तून गांधी कौन कहलाता था, बलोची गांधी कौन कहलाता था, सब कॉन्टिनेंट की सियासत क्या थी, यहाँ ईरानी क्या करते थे, कांग्रेसी बुल्ला क्या करते थे, वो सब कहाँ इकट्ठे होना चाहते हैं, क्या हो रहे। अब हम सियासत को भूलना चाहते हैं, नहीं भूल सकते हम। ठीक है, हमने गलतियां की हैं, बहुत से लोगों को बरंजा बरंज बनने की कोशिश की जमहूरियत के नाम पर। यहाँ बरंजा बरंज बनने की जरूरत नहीं है। जिन आदमी की जो गलतियां हैं उनको वो माजी में अगर हमने भुला दिया है, तो उनके जो अब रवैया, उनकी चौथी नस्लों के, तीसरी नस्लों के, देखना चाहिए कि रवैया क्या है। ठीक है, कहीं उसमें कांग्रेस तो नहीं झलकती, कहीं उसमें पाकिस्तान की दुश्मनी तो नहीं झलकती, कहीं उसमें चादर लपेट के संजीदा बनने की अंदाज तो खूबू तो नहीं आती। करना वो कुछ नहीं करते, सारे पाकिस्तान में बैठे तमाशा देख रहे हैं। कौन किसको कहां से पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई हम तजिया नहीं करते। ठीक है, क्या हम देखना चाहते हैं कि ये लोग बिखरे, ये लोग और खुल के सामने आए ताकि स्टेट को वार करने में आसानी हो? खुल के आए थे ना, और आधी रात को डी चौक में पहुंचे, आप कहते हैं गोलियां चला दी उन्होंने। अगर उन्होंने नहीं चलाई तो मुझे बताइए क्या करते। ठीक है, पूरी रात को आप डी चौक पर गिरा डाल के बैठे हुए, दिन भर की दरखास्तों के बाद वो कहते हैं हम आएंगे। ठीक है, अपने कायद को लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। रियासत क्या करे ऐसे मौके? ठीक है, रियासत क्या करे ऐसे मौके पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है कि जैसे ही हम एहतजाज की कॉल देते हैं, फौरन दफा 144 लग जाती है। तो ये भी तो एक बात देखने वाली है। बैरिस्टर शाहिद मसूद खान साहब क्या कह रहे हैं? पीसफुल कॉल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पीसफुल कॉल, ये पीसफुल कॉल है? ठीक है, दुनिया की किस डेमोक्रेसी की किताब में लिखा हुआ कि पीसफुल कॉल ऐसी होती है? सही है। ढोल ढमक्के बजाते हुए, क्रेने उठाते हुए चले जा रहे, आ रहे हैं। सही है, चले आगे चलें। बैरिस्टर शाहिद मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनसे जान लेते हैं पीसफुल कॉल की क्या डेफिनेशन है, बात करते हैं। जी, मेरे साथ बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम शाहिद मसूद खान साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब। शाहिद साहब, वैसे तो ये जो अली अमीन गंडापुर साहब का बयान है, जिसमें कि हम हथियार लेके चलेंगे, हमें आप नरमी की काल ना दी जाए, और बहुत सी बातें, उस पर तपे हुए तो हम बहुत सच्ची बात, झूठ नहीं बोलते। लेकिन आपके बहुत से लोग पुरअमन बातें भी कर रहे हैं। सही जफर लाहौर में से भी कर रहे हैं, हर जगह से आ रही हैं आवाज़ें, आ रही हैं कि जिसका मतलब है कि एक मुज़ाकराती टीम भी बन गई है, 7 रकान की टीम है जो कहती है मुज़ाकरात किए जाएँ। और इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कोई इस बात पे नहीं है कि बानी PTI को रहा किया जाए या इक़्तिदार को वापस किया जाए, बल्कि उन बुनियादी बातों पर है जिसको अहम गिना जाता है। तो क्या सूरत नज़र आती है? कोई बातचीत हो रही है, या ये हम हथियार लेके चलेंगे और जब हम चलेंगे तो देखेंगे कौन जुआ मर्द है, ये है, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, या हो सकता है उनको कुछ और बने हो, वो ऐसे ही तलखी में ये सख्त बातें कह रहे हैं, और आपके बाकी सारे लोग बड़े तहम्मुल के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मीर साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है सारे हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन, जमहूरी
आईनी और कानूनी जमात है जो हमेशा अपना जो भी लाएअमल देती है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर देती है। और पिछले जो 8 फरवरी 2024 के बाद, इलेक्शंस के बाद, जब मैंडेट चोरी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को पाबंदे सलासल किया गया, एक के बाद एक मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी डाली गई, इन सारे मामलात के ऊपर जब भी हमने एहतजाज किया वो एक पुरअमन एहतजाज था और फस्तायत हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई गई। आज अली अमीन गंडापुर अगर कोई बात कर रहा है तो उसको आपको देखना पड़ेगा 24, 25 और 26 नवंबर के पराए के अंदर। 24, 25, 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो केपी से थे बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकले, उस सूबे से निकले जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 की मेजॉरिटी है, और वो लोग बिल्कुल निहत्था होके निकले, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए निकले। आइन और कानून हुकूमत के तो दायरे के मानती अंदर नहीं रहकर है। अतात आठ दूसरे कहते हैं कि देखिए ये पिस्तौल चला रहे हैं, उनकी वीडियो दिखा रहे हैं कि उनके अली अमीन गंडापुर का ही कोई गार्ड है वो पिस्टल चला रहा है, कुछ और लोग दिखा रहे हैं। तो वो तो नहीं कहते कि ये एहतजाज जो करते हैं ये पूरा मन नहीं होता। खैर वो तो एक बात है। अब मैं क्या कहूं कि इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है। वो जो रेंजर्स वाले लोग शहीद हुए और वो मामलात हुए उसके अंदर अगर आप देखें तो जो ड्राइवर था ही वाज ड्रंक एट दैट पर्टिकुलर टाइम। वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का जो है वो रिश्तेदार है, इसके ऊपर तहकीक ऑलरेडी हो चुकी है। और ये उसी तरह के मुकदमा है जिस तरह का 109 के अंदर आपको याद होगा जुल्फिकार अली भुट्टो को रखा गया कि उन्होंने जो है वो इसको अबेटमेंट के अंदर, अब इमरान खान साहब ही इज बिहाइंड द बार्स, वो तो जेल के अंदर मौजूद हैं, आपने उनको नॉमिनेट कर दिए। तो जिस तरह बाकी मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब बरी हुए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बरी हुई, ये मुकदमात तो कोई हैसियत रखते ही नहीं है। सारी कौम इस बात को जानती है कि जिस तरह के ये भोंडे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, 300 से ज्यादा मुकदमात हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और लीडरशिप के ऊपर तो बेतहाशा मुकदमात हैं जिनकी तादाद ही शायद अनगिनत हो गई है। अब आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ का रवैया मुज़ाकरात का है, बातचीत का है, या कुछ जिसको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुज़ाहमत का है, या मुफाहमत का है? क्या रवैया क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो कभी भी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटी। कौन होगा जो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुज़ाकरात हों? कौन होगा जो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए जो है मुज़ाकरात हों? कौन होगा जो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, बलोचिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए जो सियासी असीरान कैद के अंदर मौजूद हैं पिछले 2-2 साल से, उनकी रिहाई की बात हो, कौन नहीं चाहेगा? लेकिन जब हम बात करते हैं इन इश्यूज के ऊपर जो नेशनल इश्यूज हैं, ये हमारे से आगे बात करते हैं कि जी पहले आप हमारे साथ मॉडल टाउन इंसिडेंट की बात करें, वहां से पीछे हट जाया जाए। आप पहले हमारे से बात करें कि जो हमने पैसा लूटा हुआ है, जो हमने करप्शन की, एवंस फील्ड अपार्टमेंट को भूल जाएं। आप जो है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हमने किया पिछली सारी बातों को भूल जाएं। तो वो कैसे भूल सकते हैं? उनके ऊपर कोई मुज़ाकरात नहीं है। उनके ऊपर इमरान खान साहब भी बड़े क्लियर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी बड़ी क्लियर है कि जो पीछे माजी के अंदर जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को नहीं, वो तो अदालतों में मुकदमे हैं, होगा, अदालतों में मुकदमे हैं, अदालतों में वो फाइट कर रहे हैं। आप भी आके कानून की कोर्ट में फाइट करें और वहां कहें कि जी हमें मुकदमा लड़ने दिए जाए, कानून की अदालत में लड़ने दिया जाए, जो फैसला होता है हम उसको ओन करेंगे। देखिए मीर साहब, बड़ी वाज़ेह बात है कि पिछले 2 साल से हम और क्या कर रहे हैं, हम अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहला बार ऐसे हुआ कि मुल्जिम जो है उसके ट्रायल के लिए अदालतें जेल के अंदर जाकर लग रही हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। आपको याद होगा जब 2018 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वली खान ने भुगती हैं अदालतें जेल के अंदर, स्पेशल ट्रिब्यूनल भुगते हैं। लेकिन जो आज बरसर इक़्तिदार हैं, क्या शहबाज शरीफ नहीं जाते थे अदालतों के अंदर पेश होते थे, जेलों के अंदर से लेकर जाया जाता था? क्या मरियम नवाज नहीं जाती थी? क्या आसिफ अली जरदारी नहीं जाते थे? आज उस लीडर को जो पाकिस्तान के अंदर जिसने 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हैं, आप उसको मीडिया के सामने, अवाम के सामने लाते हुए डरते हैं। क्या वजह है? अगर वाकई आपको ये लगता है कि उसने पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई गद्दारी की है, वो दहशतगर्दी का मुर्तकिब है, तो उसको आने दें,
पब्लिक को भी फेस करने दें, उसको पब्लिक के सामने बात करने दें। वो हमेशा बात पाकिस्तान की करता है, वो हमेशा बात पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की करता है, वो हमेशा बात पाकिस्तान के अंदर आइनी, कानूनी, जमहूरी ताकतों को मजबूत करने की करते हैं। और हमेशा उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरह का मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। और आज पाकिस्तान, आज अगर हम कहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट उठाकर देखें, वो कहते हैं जिनके साथ मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। आप बता तारड़ साहब की स्टेटमेंट उठाकर काबिल एतबार नहीं है कि आज मुज़ाकरात करेंगे, कल उससे मुकर जाएंगे। और तय करके जाते थे हमारे साथ इनके लोग, लेकिन वापस पे आके कहते थे कि बानी नहीं मानते, हमारे लीडर नहीं मानते, तो इसलिए इनका एतबार ही नहीं है। वो ये कहते हैं ना जी। देखें, आज से पहले जब हम ये कहते थे, उसके पीछे एक बुनियादी वजह है। ये वो लोग हैं जिनके पास मुज़ाकरात करने का मैंडेट ही नहीं है मीर साहब। ठीक है। हम जब ये इमरान खान एक बात करते थे कि हम उनसे बात करेंगे जो इनको लाए हैं, जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर रिगिंग की है, जिन्होंने वो पूरे का पूरा मैंडेट चोरी किया है, तो ये कहते थे जी हमारे से बात ही नहीं करना चाहते। अब हमने कहा कि आए हमारे साथ बात करें, हुकूमत अगर चाहती है और अगर इनके पास कोई इख्तियार है तो हमारे साथ बात करें। तो आप कहते हैं जी ये सीरियस ही नहीं है। तो आप इनकी सीरियसनेस का यहां से अंदाजा लगा लें कि किस किस्म के ये लोग हैं कि पहले एक बात करते हैं, अब क्योंकि पीछे से सिग्नल आ गया कि आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ये हमारी जो है वो सीरियसनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बात मुनासिब नहीं है मीर साहब। चले, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी वजाहत के साथ आपने कहा कि ये पहले हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि हम नहीं मानते थे, हम पता नहीं था कि ये पता नहीं इनका मैंडेट है कि नहीं है। अब उनको हमारा ख्याल है कि हमारे पास है कि नहीं है, तो हमारे पास है भाई। ठीक है, तो अब बातचीत होनी चाहिए और मामला तय होना चाहिए। अगर हो जाता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। इससे अच्छी बात कोई नहीं है, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, तहरीक इंसाफ उसके अगेंस्ट। कल वो कह रहे थे तहरीक इंसाफ, लेकिन अभी सर हुकूमत का काम है ना अमन अमान कायम रखना। किस हुकूमत ने कहा हमने नहीं करने? ख्वाजा आसिफ हुकूमत की। ख्वाजा आसिफ हुकूमत तो नहीं है ना, वन ऑफ द मिनिस्टर है। ख्वाजा आसिफ हुकूमत नहीं, हुकूमत तो कैबिनेट का फैसला होता है, वन ऑफ द मिनिस्टर है। ठीक है, वो कहते हैं यार इनसे क्या मुज़ाकरात कर रहा हूँ, मेरी राय ये है कि ये मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है, ठीक है, ये कभी पीसफुल नहीं है, ये कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, माजी का रिकॉर्ड ये है। सही है। और हुकूमत का कोई वजीर बोलता है, कोई ताड़र बोल पड़ता है, ठीक है, तो आप कहते हो हुकूमत बोल रही है। सही है। ताड़र हुकूमत नहीं हुआ करती, ताड़र हुआ ठीक करता है जी, ठीक है जी। हुकूमती वज़रा के तो बयान सामने आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए क्योंकि उनकी गारंटी कोई नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाहमत करती है और उससे मुल्क के मज़ीद हालात ख़राब होते हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ये सवाल बाकी है। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे MQM की, कि जो हुकूमत को छोड़ने का अंदिया दे रही है। हुकूमत क्यों छोड़ रही है MQM, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे MQM की। माजी अगर देखा जाए तो जब भी MQM ने हुकूमत को छोड़ा है तो उसके पसे पर्दा कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। और अब भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि जो MQM है वो हुकूमत को छोड़ने का अंदिया दे रही है। और साथ साथ जो खालिद महमूद सदीकी हैं, उनका ये कहना है कि हमें ना तो वजारतों का लालच है और हम वो वाहिद जमात हैं कि जब हुकूमत के अंदर होते हुए भी अपनी जो वजारतें हैं वो छोड़ देते हैं। इसके साथ ही जो फैसल वाडा है, उनका एक बयान भी सर्कुलेट कर रहा था। उनका ये कहना था कि एक जो सूबाई गवर्नर है उसकी कुर्सी जाने वाली है। तो ये सवाल मौजूद था किस गवर्नर की बात कर रहे हैं, जिसके जवाब में जो कामरान टेसोरी हैं उनका एक बयान सामने आता है। उनका ये कहना है कि हम भी मिलकर ढूंढते हैं किस गवर्नर की बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा मज़ाहिया जवाब दिया। उनका ये कहना था कि जो फैसल वाडा हैं वो एक अच्छे एंटरटेनर हैं और जो उनके मैं प्रोग्राम्स हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए देखता रहता हूँ। तो ये तमाम जो मामला चल रहे हैं कि फैसल वाडा कुछ दिन पहले जाते हैं MQM के पास ये उम्मीद लेकर के जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है, कोई मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, कोई हालात बेहतर किए जाएँ, तो अब ये एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी शुरू हो गई है और MQM जो मुज़ाकरात के लिए आना चाह रही थी वो हुकूमत ही छोड़ने की बातें कर रही है। ये सारा क्या मामला है, लेकिन उससे पहले डिस्कस करेंगे कि मरी डेवलपमेंट प्लान जो है उसके मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में एक जिरगा बुलाया गया, जिसके अंदर जो शाहिद खकान अब्बासी हैं उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ बयानात दिए हैं। वो बातें क्या हैं वो सुनते हैं और उसके बाद फिर मीर साहब से उस पर बात करते हैं, तज्ज़िया लेते हैं। जी सुनाइएगा। जी मीर साहब, ये मरी का क्या मामला चल रहा है? दफ़ा 144 लगा दी है। और खकान अब्बासी साहब बहुत ही माकूल किस्म के आदमी गिने जाते हैं, सियासतदान भी। हम इंतज़ार में हैं कि ये जब इन्होंने छोड़ा है नवाज शरीफ को कहूँगा मैं, इनका इख्तलाफ मुस्लिम लीग से ज़्यादा नवाज शरीफ से है ना जी। तो जो पैदा तो हुआ पार्टी सही है, लेकिन बेसिकली नवाज शरीफ के ही ये दोस्त थे। तो उसके बाद ये इनकी सियासत अभी कुछ किसी खूंटे पे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है।
तो ये अब मरी पर अगर सियासत करेंगे तो बड़ी सियासत नहीं होगी। सही है। लेकिन उन्होंने जाहिर है कि उस जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर बोलना तो उनका है। हल्का है, उसके ऊपर बात अच्छा, करनी है। अब बातें होती क्या हैं, मरी पे हो रही हैं, बातें होती क्या हैं, आज़ाद कश्मीर पे हो रही हैं, बातें होती क्या हैं, पारा चनार पे हो रही हैं, ठीक है। बातें होती क्या हैं, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों पे हो रही हैं, बातें होती क्या हैं, किसी जेल के टूटने पे, बन्नू के किसी उस पर बातें हो रही सही हैं। है। ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? परेशानी की बात तो है ना जी। तो इसके बारे में जब तक ये बातें होती रहेंगी मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है। यानी कि ये ना सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तक कसूर गिना जाएगा, ना पंजाब की हुकूमत का, ना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का, ना बलूचिस्तान की हुकूमत का, ना सिंध की हुकूमत का। ठीक है। हर जगह मसाइल पैदा हो रहे हैं, सही होते है, हैं। ठीक है। सवाल ये है कि छोटी छोटी चीज़ें उभरती क्यों हैं? ठीक कहते कभी दबा 44 लगी नहीं यहाँ मरी में। मरी में पीसफुल सा इलाका है, क्यों लगा दी गई? आप मरी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। ठीक है। ये भी एक क्रेज है हमारी शरीफ फैमिली का, ठीक है। खासतौर पर नवाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज साहब का सही है। ख्वाहिश है उनकी कि मरी खूबसूरत। मेरी भी दिल करता है कि मरी जो बेढंगी इमारतें खड़ी कर दी हर आने वाले ने, जहाँ दिल किया लाटपन करती है, वो कोई ठीक हो जाए। सही है। लेकिन तरीके से ठीक होगा ना जी। मीर साहब, जब आप- से ये हुकूमत आई है, हाँ। कोई भी प्रोटेस्ट करता है, वो अगर किसान करें या कोई भी करें तो दफ़ा 144 लगा दी जाती है। अब मरी की आवाम अगर एहतजाज कर रही है तो उनकी बातें सुनने के बजाय, तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बजाय दफ़ा 144 लगा देना। दफ़ा 144 हुकूमत बड़ी- दबाने की क्यों कोशिश करती है? दफ़ा 144 दफ़ा 144 कोई डंडा नहीं है, अच्छा। मामूली चीज़ है ये। तो अंग्रेज़ के ज़माने में लगती थी, 4 बंदे से ज़्यादा नहीं निकलेगा, जुलूस ही निकलेगा। उसके ऊपर फिर वेस्ट पाकिस्तान मेंटेनेंस आर्डिनेंस लगा था, फिर उसका भी गुजारा नहीं होता था, फिर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान आर्डिनेंस आ जाता था। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुख्तलिफ कानून बनते हैं और चलते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ज़रूरत क्यों पेश आई। सही है। आप मरी को सीधा करना चाहते हैं तो तरीके से करें। सही है। आपको पैसा खर्च करना पड़ता है तो फिर पैसा खर्च करें। ठीक है। आपको इमारत गिराते हैं तो उनको सब्सिट्यूट दें, ठीक है। उनको Alternate मिलना कंपनसेशन चाहिए करें, उनका, ठीक क्योंकि है। कंपनसेशन करें ना। ऐसे ही। आप बड़ा शौक है आपका, एक ट्रेन चले वहां से, आपको बड़ा शौक है कि मरीज जो बड़ा खूबसूरत हो, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, तो तरीके से करें ना जी। ठीक है। तरीके से प्लान बनाएं, सही है, तरीके सही से है, करें। ठीक है। और क्यों ये खामखा छोटे छोटे मामला खड़े करते हैं? बिल्कुल जी, डंडे के जोर पर नहीं कुछ किया जा सकता, जो भी है उसका कोई हल निकालना चाहिए। बात करते हैं MQM की, जो हुकूमत छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर जो खालिद महमूद सदीकी है वो क्या कह रहे हैं, फैसल वाडा ने क्या क्या गवर्नरशिप के हवाले से, और उसके साथ ही जो कामरान टसोरी हैं उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, ये सुनते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी मीर साहब, ये MQM के बारे में नहीं कहा, मैंने अपने बारे में कहा, पहले कहा था मैंने MQM के बारे में कहा, ये क्या है, यू टर्न है क्या है ये MQM का? पता नहीं यू टर्न है या क्या टर्न है, ये कराची की सियासत है। वाबड़ा उसमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, ठीक है। किसी पार्टी के नुमाया लीडर नहीं थे वो, सही है। PTI के थे। उसके बाद पता नहीं आप MQM के वोटों से आए हैं कि पीपल्स पार्टी के वोटों से आए हैं, किसके वोटों से आए हैं। लेकिन बहरहाल ये इम्पोर्टेंट आदमी है सियासी तौर पर गिना जाए तो। सही है। अब इसमें एक ही फिक्र में बड़ा अच्छा उड़ा दिया कि एंटरटेनर अच्छे हैं, सही है। जैसे शेख रशीद थे हमारे। तो एंजॉय करें आप इनकी बात को, लेकिन इनकी बात को आप ऐसे नहीं देखा सकता। हो सकता है कि बोझ हो, दबाव हो कि भाई MQM का जो गवर्नर है बदला जाए, ठीक है। और MQM इससे बड़ी हो कि गवर्नर हमारे रहेगा। ठीक है। देखें ना, सिंध में अगर असल में MQM बड़ी बुरी तरह फंसी हुई है। ठीक है। सूबे में उसकी लड़ाई है पीपल्स पार्टी के साथ, सही है। और वफाक में पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल है। ठीक है। अब वो जाए तो जाए कहाँ से? वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून से दोस्ती कर लेती है। अगर दोस्ती कर ली है तो सूबे में फिर लड़ाई तो मौजूद है, ठीक है। और अगर वो दोस्ती कर लेती है तो वफाक में पीपल्स पार्टी से लड़ाई मौजूद है। सही है। तो ये सारी टसल जो है उसको उसका भुगतान भुगत रही है, और मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से चल अच्छा रही मेरे है। साहब, वैसे माजी में अगर देखा जाए तो MQM तब भी इंदिया देती है हुकूमत को छोड़ने का, जब हुकूमत का कोई टाइम बुरा आया हो या हुकूमत जाने वाली हो, कोई ऐसे मामला छोड़ने का कोई इंदिया नहीं है। अभी कोई ऐसी ये बात है? बताया कि ये हो सकता है, अच्छा। लेकिन ये नहीं कहा कि हम छोड़ देंगे। ठीक है। छोड़ने का कोई इरादा नहीं। पहले भी हुकूमत कहाँ छोड़ी थी उन्होंने? सही है। उन्होंने सिर्फ वजारत छोड़ी थी ठीक है। कि हमारा ये इख्तलाफ है, हमें हमारे वजीर, हम वो नहीं, हमें ये वजीर दे दो, बस बात सही है। खत्म है। तो MQM एहतियात के साथ चलती है, बहुत बहुत ठीक एहतियात के साथ ठीक चलती है। ठीक है। मीर साहब, हसान साबिर साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा MQM मेंबर कौमी असम्बली। उनसे जान लेते हैं कि ये सिर्फ इंदिया है, सिर्फ बात की गई है, वाकई जो MQM है इस बात को कुछ सीरियस तरीके से देखती है? बात कीजिएगा मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन साबिर साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं छोटी आप? सी ठीक बात हैं? हम पूछना चाहते हैं, ये क्या झगड़ा हो गया है, क्यों क्यों नाराज है हुकूमत के साथ, और ये फैसल वापडा गवर्नर के पीछे क्यों पड़ गए हैं? बस मुख्तसर सा सवाल, मुख्तसर सी बात अच्छा पूछना देखिए, चाहता हूँ आपसे मैं। आपने तो मुख्तसर कह दिया, लेकिन ये बड़ी लंबी रुदाद है। इसमें शिकायत असल में हुकूमत से कोई इस तरह से जब करे तो हुकूमत को उसको तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हम देखिए, आज से नहीं, हमने हुकूमत में जाने से पहले भी ये डिमांड रखी थी पीएमएलएन के साथ कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बिल को शामिल किया जाए आइन के अंदर और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत किया जाए। ठीक है। कराची का हिस्सा जिस तरह से टैक्स की सूरत में कराची से वसूल किया जाता है उसको एनएफसी के जरिए वापस नहीं मिलता है। हमारा एमक्यूएम की कोई सूबाई हुकूमत मौजूद नहीं है, ना अब तक कोई सूबाई हुकूमत सिंध के अंदर एमक्यूएम को मिली है। लेकिन हम अपने मसाइल, अपने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट हमेशा से यहाँ पर उसके ऊपर काम करते आए हैं। लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को जब सल्ब कर लिया गया और लोकल गवर्नमेंट भी एमक्यूएम से ले ली गई, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करना। हम उस सिलसिले में आईनी तरमीम पहले दिन से जो है हुकूमत के सामने रख चुके हैं कि इसको आइन का हिस्सा बनाया जाए। इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर आर्टिकल 140A की सूरत में डिवॉल्व कर दिए जाने चाहिए, जो कि अब तक नहीं हो सके। 2010 में 18वीं तरमीम पास हुई थी, 14 साल गुजरने के बाद भी अगर ना हो, सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के बाद, जब 2022 में जस्टिस जस्टिस गुलजार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने अपने फैसले में ये बात लिखी कि तमाम सूबाई हुकूमतें आर्टिकल 140A के तहत जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स है उसको डिवॉल्व कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन सिंध हुकूमत ने आज तक इस बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी है। तो हम तो पहले दिन से जब ये बात कर रहे हैं और हुकूमत को हमने और तो कोई डिमांड नहीं रखी हुई है, तो ये बावर कराना भी जरूरी है कि हम एक हैसियत हमारी 22 मेंबरान की भी कोई वैल्यू काउंट कर ली जाए। ये एमएनएज हैं, आपको वोट दे रहे हैं, अनकंडीशनल वोट दे रहे हैं, चाहे वो 26वीं तरमीम हो या वो और किसी सूरत के अंदर हो, हर सूरत में जो है वो हुकूमत का साथ देते चले आ रहे हैं। लेकिन इस पे हम कोई सौदेबाजी नहीं करते हैं। तो अगर इस शहर के मसले हल नहीं होंगे तो हम बात तो कर सकते हैं, इस पर हमारी डिमांड पूरी करें। हमारे शहर की कोई पर्सनल डिमांड तो हम कर नहीं रहे, इस मुल्क के शहर के लिए बात करें जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा के देता है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान चलता है। अच्छा, दूसरा मसला गवर्नर वाला क्या मसला है? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये, क्योंकि मौसम अब हो गया ठंडा हो गया पूरे पाकिस्तान में, तो गर्म बातों से लोगों के मिजाज भी गर्म हो रहे हैं और थोड़ा सियासत को भी गर्म कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों फैसल वावडा साहब भी और गवर्नर साहब भी जो है वो काफी अपनी चीजों में बातों में एहतियात भी करते हैं, बात भी करते हैं, लोगों में सुनी भी जाती है। तो कोई सीरियस इशू है नहीं इसमें, अमीर साहब, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत आपने वजाहत के साथ सारी सूरत का वादे किया। हसन साबर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ और बहुत जामे जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये जवाब बड़ा वाज़ेह है जी कि भाई बल्दियाती जो अदारे हैं, शहरी हुकूमतें हैं, असल इख्तियारात सिंध का मसला ये है कि सिंध कोई 40% तो कराची है, सही है, अगर ज़्यादा नहीं भी है तो, यानी कि कराची वाले तो ज़्यादा क्लेम करते होंगे और सारा कुछ कराची में है, और वहाँ बाकी आप वहाँ ज़्यादा उधर लगाते हैं। उनको आपका इख्तियार नहीं देते, वो अपना काम नहीं करते, सड़कें उनकी टूटी हुई हैं, पानी उनको नहीं मिल रहा, बिजली उनकी मामले में बड़ी कोताहियाँ पैदा हो रही हैं। तो उनको अपने जो मसाइल है वो हल करने दें। ट्रांसपोर्ट उनके यहाँ नहीं है, ठीक है, बयान दे देते हैं हमने गाड़ियाँ मंगवा लीजिए, कर दिया, वो कर दिया। आप वहाँ की जो शहरी हुकूमत है या कॉस्मोपॉलिटन जो अदारा है उसको मजबूत बनाएं, मसले हल हो जाएंगे। ये मेरा ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, मसले हल हो जाएंगे, मसले हल होने भी चाहिए, हल होंगे मसले, सब एक पेज पे बैठेंगे तभी मुल्क तरक्की करेगा, तभी जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे, तभी जो सियासी इस्तेहकाम है वो आएगा। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि पंजाब असम्बली के अंदर एक बिल पेश किया जा रहा है जिस बिल के तहत
जो पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, कितनी तनख्वाहें करने की कोशिश की जा रही है, क्या सारा किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे ब्रेक के बाद इंसानी स्मगलिंग के हवाले से, जिसको डंकी भी कहा जाता है। ब्रेक के बाद आते हैं और बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात की थी ब्रेक से पहले भी कि पंजाब असम्बली के अंदर पीर के रोज़ एक बिल पेश किया जा रहा है। उस बिल का जो मकसद है वो ये है कि जनाब अली जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ानी है। पहले उनकी तनख्वाह जो है सूबाई असम्बली के मेंबरान की वो 1 लाख के इर्द गिर्द है, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो तनख्वाहें हैं वो 5 लाख तक जा सकती है। क्या ज़रूरत पेश आई कि असम्बली के अंदर बिल पेश किया जा रहा है और तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं? तो दूसरी जानब बात करेंगे डंकी की, इंसानी स्मगलिंग की, कि एक तरफ तो तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं तो दूसरी जानब जो हमारे मुल्क के गरीब बच्चे हैं जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, वो यूरोप जाने के चक्कर में कि यहाँ पर तनख्वाहें नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, वो मजबूर हो जाते हैं गैर कानूनी रास्ता अपनाने पे, जिसकी वजह से रास्ते में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हर साल ये खबर आती है कश्ती उलट गई और इतने पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो उनकी डेथ होगी, या इतने पाकिस्तानी नौजवान हैं वो लुकमा अजल बन गए। ये सारी क्या कहानी, मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब, पंजाब असम्बली का अब जो बिल पेश किया जा रहा है 1 लाख तनख्वाह से 5 लाख करने की कोशिश की जा रही है, ज़रूरत क्या महसूस हुई? एक तरफ कहा जा रहा है कि ख़जाने में पैसे नहीं हैं, हॉस्पिटल्स की जो रिवैम्पिंग है उनके लिए पैसे नहीं हैं, यूनिवर्सिटियां कह रही हैं हमने बंद हो जाना है, हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं हैं, और इधर जो हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनकी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ियां बड़ी बड़ी सारा कुछ, फिर तनख्वाहें बढ़वा रहे हैं। असल बात यह है कि जितने भी ऐसे आप बिल देखेंगे हर अदारा अपनी तनख्वाह बढ़ाता है, ठीक है, लाखों में है, 10 लाख 12 लाख 14 लाख 15 लाख का मजाक हो गया है। ठीक है, ये जो हमारी कारपोरेट सेक्टर है उसमें तो 80-80 लाख 60 लाख जो है तनख्वाहें लोग लेते हैं, ठीक है, प्राइवेट इदारे हैं, और सारी तबाही यहीं फैली है। सही है। जब भुट्टो ने नेशनलाइज किया और बहुत से इदारों को प्राइवेटाइज किया और उसमें ग्रेड 18 का अफसर लगाया और उसको वो इख्तियारात और वो मराहत दे दी जो लाखों में जाती थी, तो सरकार में बैठे हुए लोगों ने कहा हमारा क्या कसूर है। ठीक है, जब सरकार में बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी को आपने मराहत दी तो अवामी नुमाइंदों ने कहा कि हम भी बैठे हैं राहों में, हमारा क्या कसूर है। आपने अदलिया को दे दिया, उन्होंने कहा भी हमें भी दो, हमारा क्या कसूर है। ये 1 लाख से 5 लाख कर देना जो है ना, ये इस वक्त, मैं ये तो नहीं कहता कि ये रिश्वत है, मैं ये तो नहीं कहता कि इनको कम पैसे दो, कैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। अगर मुल्क के वसाइल ज़्यादा हों तो अब जितना चाहे दो। अब इस हालात में जब हम फंसे हुए हैं, आप पैसे को तरस रहे हैं, आप IMF के पास जा रहे हैं, आप वहाँ से कर्जा ले रहे हैं, वहाँ से कर्जा ले रहे हैं, अब ये ऐलान आ जाना जो है ये आप मेंबरान में आपको पॉपुलर तो कर देगा, क्योंकि मेंबरान से आप मिलते नहीं ना, मिलते हों और उनको कॉन्फिडेंस में लेते हों तो पॉपुलैरिटी के लिए आपको ये करने की जरूरत ना पड़ेगी, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ खास नहीं होगा। तो दूसरी जानब मेरे साहब देखें, जिसको डंकी कहा जाता है, जो नौजवान हैं यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर मौके नहीं है, रोजगार नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही, असल में देखिए वो गैर कानूनी रास्ता ये देखिए, ये यहाँ तनख्वाहें नहीं है, मौके नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, इस वक्त एक रवश इख्तियार की हुई, अब कहते हैं इतने लाख तलबा बाहर चले गए, इतने लाख लोग बाहर चले गए, भाई क्यों गए? ठीक है, जिन्होंने भेजा है वो पाकिस्तान के इदारे ही होंगे ना जी। सही है। ये जो पासपोर्ट को चेक किए बगैर बाहर जाने देते हैं वो भी कोई होंगे ना जी। ये सारा जो खेल जो रैकेट बने होते हैं इनमें 10-12 को आप रगड़े लगाएं। सर हर साल कश्ती उलटती है, हर साल पाकिस्तानी अंदर मारे जाते हैं, लेकिन इसका हल क्यों नहीं किया जाता? ये दूर दराज गांव के इलाकों में बैठे हुए एजेंट्स वो वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको वर्गलाते हैं। एक बार आपको कुछ एजेंटों को और कुछ पुलिस वालों को और कुछ दूसरे अफसरों को जो इसमें मुलव्वस होंगे सख्त तरीन सजा देनी पड़ेगी, फिर थोड़ा सा ये ठीक होंगे, थोड़ा सा मैंने कहा ठीक होंगे। ठीक है, यानी इनका ठीक होना आसान नहीं है, इनकी नौकरियां ये हैं, बरसों से यही काम करते आ रहे हैं। अब जरा कुछ ज्यादा बढ़ गया था, तो ज्यादा कश्तियां उल्टने लग गई। ठीक है, यही कहा जा सकता है। एक वाकया तो आज हुआ है जो पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था, गवर्नमेंट की जानब से अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई बयान सामने नहीं आता, इसको इतना छोड़ दिया हुआ है। ये आपकी ब्यूरोक्रेसी है ही नहीं यहाँ भाई, सारा निजाम यही है। करप्शन पे मुल्क चल रहा है, करप्शन पे ये इदारे चल रहे हैं, करप्शन पे नौकरियां लोग मांगते हैं। ठीक है, एक आदमी गया था ना, ग्रेड 17 का वो लेक्चरर था, तो उसने कहा कस्टम का अफसर लगा दें। किसने ग्रेड की नौकरी? उन्होंने ग्रेड 11 की। जुरेजो साहब के पास गया था, तो उन्होंने कहा तुम 17 से 11 में क्यों आना चाहते हो? कोई जवाब है इसका?
17 की वो लेक्चरर है लेकिन नौकरी वो 11 ग्रेड की कस्टम की मांग रहा है। ठीक है, तो इस तरह के काम होते हैं। ठीक है, ठीक है, करना ठीक है। पड़ेगा। जो करप्शन है वो ख़त्म होगी, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग मौजूद हैं, जो मुकामी पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो मुलव्विस होते हैं इन लोगों के साथ, इन कारिंदों के साथ, कि जो गरीब लोगों को वर्गलाते हैं और वर्गलाने के बाद उनसे पैसे लेते हैं और उसके बाद उनको गैर कानूनी रास्तों से यूरोप ले जाने के ख्वाब दिखाते हैं, जिसके बाद हमारे सामने हर साल ऐसे वाक़यात आते हैं जिसमें जो गरीब माँ बाप के जो बच्चे हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके ऊपर हुकूमत को कुछ सीरियस एक्शन लेना चाहिए ताकि जो हर साल ये एक ट्रेंड बन गया है, अगले जो आने वाला साल है हमें दोबारा ऐसी कोई खबर ना सुननी पड़े। गहरी नज़र प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।